आज अपने शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर मारवाड़ का राठौड़ राजवंश शुरू करेंगे। कौन सा राठौड़ राजवंश पढ़ेंगे अपने? मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। हेडिंग डाल लो आज। हमेशा के लिए कमेंट आती है कि सर कभी आपने राजवंश नहीं करवाए, तो आज देखो राजवंश अपने पढ़ लेते हैं। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश शुरू करेंगे और सबसे पहले उसके लिए महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है कि ये क्लास है वो लगातार रहेगी है ना। जब तक वीडियो मेंस और राजस्थान पुलिस के एग्जाम ना हो जाए तब तक राजस्थान पुलिस वाला तो लगभग कोर्स आपको करवा दिया गया है यूट्यूब के ऊपर निःशुल्क आपको। और फिर भी ध्यान में होनी चाहिए ये बात आपके कि भाई अगर फिर भी जो वीडियो मेंस की जो तैयारी करनी है ना, तो उनके लिए आगे जो एग्जाम होगा उन तक तब तक हम आपको संपूर्ण जो कोर्स है वो यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा। कहीं पर टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। देखो मारवाड़ का राठौड़ राजवंश पढ़ेंगे। पहले तो देखो मारवाड़ मरुभूमि क्षेत्र होने के कारण ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। और राठौड़ शब्द है वो राठौड़ शब्द है वो आया कहां से था, यानी ये राठौड़ शब्द कहां से आया है, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। राजवंश का तो आप जानते ही हो, राजवंश यानी एक मर गया उसके बाद उसका पुत्र राजा बन गया, फिर वो मर गया उसका पुत्र राजा बन गया, राजवंश चलता रहा था। ठीक है, मारवाड़ मरुभूमि क्षेत्र होने के कारण सबसे पहले देखो मोटी मोटी अपने विद्वान तो ज्यादा बनना नहीं है, लेकिन मोटी मोटी जो बातें हैं हमें जो जानकारी होनी चाहिए कि शुरुआत में इसको ऐसे तो है नहीं कि अपने रावसिया से निकाल कर इसका संस्थापक लेकर आ जाएंगे। उससे भी पहले हमें ये जानकारी होनी जरूरी है कि भाई ये जो राजवंश है वो आया कहां से था, इसकी उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से कथन है और ये यहाँ पर किस प्रकार से आया था, कारण क्या थे आने के पीछे, कोई विशेष उद्देश्य तो रहा होगा कि यहाँ से क्यों आए। अब कोई कहता है ये कनौज से आए, कोई कहता है बदायूं से आए थे, जो आए कहां से थे इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें उत्पत्ति से संबंधित, इससे संबंधित यानी उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। मोटे मोटे शब्दों में अगर कहें तो वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस शाखा को जो कनौज की शाखा से संबंध है कौन से इतिहासकार बताते हैं कि ये कनौज से आए थे। कोई इनको कहता है बदायूं से आए थे और कोई इनको कहता है कनौज से आए थे, तो उसके पीछे मत का जो सिद्धांत है वो किसका सिद्धांत है, यानी कौन सा व्यक्ति है। तो अगर अपनी बात करें शुरुआत में राठौड़ शब्द की, पहले बात करेंगे अपने राठौड़ शब्द की कि राठौड़ शब्द कहां से आया था। राठौड़ शब्द की अपने बात करें तो दक्षिण भारत में एक जाति थी। दक्षिण भारत में क्या थी? दक्षिण भारत में एक जाति थी, उस जाति का नाम था राष्ट्रकूट। उस जाति का नाम क्या था? राष्ट्रकूट। और इसी राष्ट्रकूट का धीरे 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 अपभ्रंश होता होता क्या ना हो गया? राठौड़ हो गया। इसलिए इसको कहा जाता है मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। ठीक है, कहा जाता है। लेकिन मारवाड़ के राठौड़ राजवंश देखो इसके अंदर आपको विस्तृत व्याख्या सहित मैं आपको करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूर्णतः स्टोरी वगैरह जो आप चाहते हो वो सारी करवाई जाएगी आपको यहाँ पर। देखो मारवाड़ यानी मरुभूमि होने के कारण, लेकिन उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहले हमें मिला कि दक्षिण भारत की एक जाति थी जिसका नाम था राष्ट्रकूट, और यही राष्ट्रकूट यहाँ पर आए और धीरे धीरे इनका शब्द है वो अपभ्रंश होता क्या हो गया? राठौड़ हो गया। लेकिन ये बात कौन कहता है? तो ये बात कहता है एक इतिहासकार है, उस इतिहासकार का नाम है गोपीनाथ शर्मा। कौन सा शर्मा है भाई? ये आपका गोपीनाथ है। कौन सा नाथ है? गोपीनाथ। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये हमें जानकारी मिलती है कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत की एक जाति है, दक्षिण भारत की जाति, भारत की जाति जिसका नाम क्या है भाई? राष्ट्रकूट था। क्या नाम था? दक्षिण भारत की जाति जिसका नाम है राष्ट्रकूट। और इसी राष्ट्रकूट शब्द से धीरे धीरे क्या हो जाती है? इस राजवंश की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। यानी इस राजवंश राष्ट्रकूट से उत्पत्ति मानी जाती है, से उत्पत्ति मानी जाती है। यानी यही राष्ट्रकूट है वो राष्ट्रकूट क्या हो गया? राठौड़ हो गया। ये बात कौन से इतिहासकार कहते हैं तो हमें पता होना चाहिए। ये अपने नाथ कहते हैं। कौन से नाथ? गोपीनाथ कहते हैं। गोपीनाथ ये बात कहता है क्योंकि इतिहास में गोपीनाथ के खेल ही अलग है। इतिहास में गोपीनाथ है ये अपनी थोड़ी सी बात है वो कहीं ना कहीं अपने अटकाते हैं। ये जहां पर जाएंगे वहां पर कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, यानी ये बात ज्यादा करते हैं ना। हाँ सर लड्डू खा लो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लुढ़क रहा है। अच्छा मैं भी आ गया सर, नमस्कार भाई, आ गए तो भाई सभी का स्वागत है। हाँ नहीं रुकूंगा रे, बिल्कुल, अरे रुकना नहीं है अभी, आपको पढ़ना है ना। रुकना कहाँ है? जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक रुकना ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो गोपीनाथ शर्मा ये बात कहता है। अब पहले इतिहासकारों की बात कर लेते हैं, उसके बाद में जो रावसिया आएगा वो रावसिया वाले आपको बता दी जाएगी जो आपकी कमेंट आ रही है। उसके बाद में अगर अपने बात करें, ये तो कौन बात कहता है? ये तो अपना गोपीनाथ शर्मा कहता है। लेकिन एक किताब है, उस किताब का नाम है राज रत्नाकर। क्या नाम है? राज रत्नाकर प्लस में भाट साहित्य। क्या कहते हैं? भाट है साहित्य के अनुसार, साहित्य के अनुसार। यानी एक तो किताब है सदाशिव की, यानी ये राज रत्नाकर के अगर आपसे लेखक पूछ लिया जाए कि इसके लेखक कौन है तो आप कहोगे सदाशिव है। कौन है? सदाशिव। सदाशिव इसके लेखक है। एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान में होनी चाहिए ये बात कि भाई एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए राज रत्नाकर पुस्तक के लेखक है वो लेखक कौन हो जाएंगे? सदाशिव हो जाएंगे, जिसके अंदर मेवाड़ की भी बहुत सारी जानकारी मिलती है राज रत्नाकर बुक के अंदर। ये राज रत्नाकर और बाकी जो भाट साहित्य थे मारवाड़ के अंदर जो भाट थे, ये क्या कहते हैं? इनके अनुसार यानी जो राठौड़ है, राठौड़ किसकी वंशज है? राठौड़ हिरण्यकश्यप के वंशज है।
हिरण्यकश्यप के क्या है, कश्यप के वंशज है। ये बात कौन कहता है, ये बात हमें कहता है भाई ध्यान में होनी चाहिए। ये राज रत्नाकर और बाकी भाट साहित्य है वो कहता है कि जो मारवाड़ का राठौड़ राजवंश है ना वो हिरण्यकश्यप के वंशज है। हिरण्यकश्यप का तो नाम आपने सुना होगा, है ना, वही हिरण्यकश्यप होलिका जिसकी क्या थी, बहन थी, है ना, और उसके अलावा जिसका पुत्र प्रहलाद था जिसको वो मारना चाहता था, वो कहता था कि सृष्टि का रचयिता मैं ही हूं, है ना, घमंड तो किसी का नहीं चलता, फिर किसी रावण का भी नहीं चला, अपने गांव में कहो तो ना वैसे, लेकिन वही हिरण्यकश्यप है। उस हिरण्यकश्यप के अंदर एक ये हिरण्यकश्यप की संतान कहते हैं, ये कौन सी बुक कहती है, अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश हिरण्यकश्यप के वंशज है या फिर उनकी संतान है, किस पुस्तक के अनुसार या किस लेखक के अनुसार, किस साहित्य के अनुसार, तो आप कहोगे कि राज रत्नाकर या फिर भाट साहित्य के अनुसार राठौड़ है वो हिरण्यकश्यप के क्या है, वंशज है। डायरेक्ट सी बात है, कह दोगे जिसके राज रत्नाकर के लेखक कौन हो जाएंगे, सदाशिव हो जाएंगे। फटाफट उतार दो, उसके बाद में आगे वाली बात लिखते हैं, है ना। अब जो राठौड़ है वो राठौड़ स्वयं को क्या मानती है, देखो राठौड़ है वो राठौड़ यानी मारवाड़ का जो राठौड़ है वो स्वयं को क्या कहेंगे, स्वयं को कहेंगे, स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। अब सूर्यवंशी मानते हैं स्वयं को, तो सूर्यवंशी स्वयं को मानते हैं तो सीधा सा फैक्ट है इसके ऊपर, कोई ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं इसके ऊपर, सीधा सा डायरेक्ट फैक्ट है कि सूर्यवंशी यानी भगवान राम की जो संतान होगी, भगवान राम के वंशज, राम के वंशज। जिस प्रकार से अपने आगे जो आमेर का कछुआ राजवंश पढ़ेंगे वहां पर भी मैं बताऊंगा आपको कि भगवान राम के पुत्र, आपको पता ही होगा भगवान राम के पुत्र थे मुख्य रूप से कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, एक का नाम क्या है लव और एक का नाम क्या है कुश, एक का नाम क्या है भाई कुश है। अब आपको पता ही होगा लव तो ज्यादा चल रहा है वर्तमान में, लेकिन कुश ये राठौड़ है। राठौड़ स्वयं को किसको कहते हैं, राठौड़ कहते हैं हम भगवान राम के पुत्र कुश के संतान है। किसकी संतान है, कुश की संतान है। और यही बात कहां पर लागू होती है, यही बात आमेर के कछुआ राजवंश में लागू होती है। कहां पर होती है, आमेर के कछुआ राजवंश में ये बात लागू होती है। ये यहां पर भी यही कहते हैं कि हम भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे इसलिए कछुआ कहलाए, और ये भी क्या कहते हैं भगवान राम के वंशज है और भगवान राम सूर्यवंशी हैं, तो ये राठौड़ राजवंश है वो राठौड़ राजवंश क्या हो जाएगा, सूर्यवंशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सूर्यवंशी हो जाएगा। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। सूर्यवंशी क्यों होता है, क्योंकि भगवान राम के वंशज है। तो कई जगह आपको ऐसे नाम मिलेगा चंद्रवंशी, कई जगह क्या नाम मिलता है, थोड़े से एक्स्ट्रा बात लिख लेना कि अगर आपको ऐसे कहता है कि ये राजवंश है वो चंद्रवंशी है, तो चंद्रवंशी के पीछे कारण क्या है, वो इसलिए कहता है चंद्रवंशी क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। किसके वंशज है, कृष्ण के वंशज। जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज है वो क्या कहलाएंगे अपने आप में, वो कहलाएंगे अपने आप में क्या कहलाएंगे, चंद्रवंशी कहलाएंगे। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। जैसे करौली का यादव वंश है वो क्या कहेगा कि हम चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के क्या है वो वंशज है। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। तो वही बात है, तो चंद्रवंशी वहां पर आएगा जहां पर कृष्ण के वंश होंगे और सूर्यवंशी वहां पर आएगा जहां राम के वंशज होंगे। तो भगवान राम के वंशज है ये स्वयं को क्या कहते हैं, भगवान राम के वंशज है, और भगवान राम के वंशज होने के कारण ये स्वयं क्या कहलाते हैं, सूर्यवंशी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो चंद्रवंशी भी कहता है इनको। अब चंद्रवंशी कौन कौन कहता है, देखो चंद्रवंशी जो इतिहासकार है वो ऐसे कहते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है वो चंद्रवंशी चंद्रमा से मानी जाती है। ये बात कौन कहता है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि चंद्रवंशी से संबंधित जो फैक्ट आता है हमारे यहाँ पर, तो जो देखो 2 शाखा मिलती है आपको। यहाँ पर कितनी शाखा मिलेगी, एक बार यहाँ पर लिखो बदायूं शाखा मिलेगी और एक शाखा मिलेगी आपको कनौज शाखा। कौन सी शाखा, कनौज शाखा। कि एक तो कहेगा इतिहासकार कि ये कनौज से आए थे, एक कहेगा कि ये बदायूं से आए थे। अब यहाँ पर 2 फैक्ट है यहाँ पर कि कनौज से आए थे या फिर बदायूं से आए थे, लेकिन हमें जो सत्य मानना है 100% जो सत्य मानेंगे अपने तो यही कहेंगे कि ये कहां से आए थे, कनौज से आए थे। क्योंकि इस बात का समर्थन करता है अपना कर्नल जेम्स टोड, यानी जो टोड है राजस्थान के इतिहास के पिता, वो इस बात का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। बिल्कुल। ईद विवाद हम क्लास खत्म होने के बाद में बात करेंगे। मैं भारतीय नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ। अरे के हो गया था रेटा ब्रो, हाँ हाँ ठीक है। आप देखो आगे देखते हैं, यानी आपको 2 शाखा मिलेगी यहाँ पर, एक तो मिलेगी बदायूं शाखा से आई है और एक का आपको कहेंगे इतिहासकार की कनौज शाखा से। अब बदायूं शाखा से कौन कौन कहता है, बदायूं शाखा से एक होर्नली नाम का इतिहासकार है। कौन कहता है कि होर्नली इस मत का समर्थन करता है, इस मत को मानता है, मतलब इसकी जो शाखा मानता है ना, जो कि बदायूं से आए थे, ये वो इतिहासकार है होर्नली। वो कहता है कि ये जो राठौड़ राजवंश है वो बदायूं से आए थे, यानी बदायूं शाखा के वंशज है ये। और इस बात का समर्थन कौन करता है, इस बात का समर्थन करता है अपने GH ओझा साहब। यानी ये बात कहते हैं समर्थन इसलिए करते हैं, समर्थन कौन करता है, तो आप कह देना GH ओझा। कौन करता है कि बदायूं शाखा का समर्थन कौन करता है, आपसे डायरेक्ट पर्सन वो पूछ सकता है, तो GH ओझा साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल होर्नली साहब थे, सही कह रहे हो, बदायूं से ही आया है।
ये बात कौन कहता है? ये बात तो ये कहता है कि भाई ये बदायूं शाखा से इनका संबंध है, वो होर्नली नामक इतिहासकार कहता है। लेकिन इस बात का जो समर्थन करता है, समर्थन अपने रोहिड़ा गांव सिरोही के इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा करते हैं। भारतीय पांडुलिपियों का जो सर्वप्रथम जिन्होंने अध्ययन किया था ये ओझा साहब कहते हैं कि भाई होर्नली के बारे में कहते हैं कि भाई इसका मत है वो एकदम बिल्कुल सही है, यानी जो होर्नली जो बात कह रहा है वो बिल्कुल एकदम सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यानी इसलिए ये दोनों क्या कहते हैं? ये दोनों इसको कहते हैं चंद्रवंशी। यानी इस राजवंश को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश को चंद्रवंशी कौन कौन बताते हैं, तो आप कह देना राठौड़ राजवंश जो स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं लेकिन चंद्रवंशी बताने वाला इतिहासकार उसका नाम है होर्नली। और इस बात का समर्थन करता है कौन करता है? जीएच ओझा साहब करते हैं। नोट करो इस चीज को कि होर्नली इस मत को समर्थन करता है। आ देखो कर्नल टोड साहब क्या कहते हैं। अब देखो कर्नल टोड के अनुसार, मैं तो अपने कर्नल टोड याद रखना पड़ेगा क्योंकि इतिहासकार है। कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार कर्नल टोड क्या कहता है? कर्नल टोड कहता है कि ये कहां से आए हैं? कनौज शाखा से संबंध, इनका संबंध है वो कौन सी शाखा से है? कनौज शाखा से इनका संबंध है। कनौज शाखा से संबंध है। कौन सी शाखा से? कनौज शाखा से इनका क्या है? संबंध है। ये बात कौन कहता है? ये कर्नल जेम्स टोड कहता है। और टोड वाली बात हमें माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी टोड वाली बात? इसलिए माननी पड़ेगी हमें क्योंकि टोड है वो, टोड क्या है? राजस्थान के इतिहास का पिता है, इसलिए उसकी बात हमें माननी भी पड़ेगी कि टोड जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा, कुछ ना कुछ तो सही कह रहा है ना, तभी तो उसको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। अब वो गलत नहीं कह रहा तो उसकी बात मानेंगे तो ये क्या कहता है? देखो ये कहता है कि कनौज यानी यूपी शाखा से इनका क्या बताता है? संबंध बताता है कि भाई ये जो आए थे वो कहां से आए थे? तो यूपी से आए थे। अब कनौज से आए थे, कनौज से भाई कहते हैं कि आपने नाम सुना होगा जयचंद जी को। गुरुजी इंगो नाम क्यों कौन सुने? जयचंद गहडवाल, बिल्कुल सुना है सर इसका नाम। तो इसकी पुत्री थी श्योंगिता और श्योंगिता के साथ अपहरण विवाह करता है पृथ्वीराज चौहान है तृतीय, बिल्कुल सुना है। इसके साथ में एक चंदावर का युद्ध लड़ा गया था और चंदावर के युद्ध के अंदर गौरी और इसके साथ बीच में हुआ था जयचंद के बीच में। उस चंदावर के युद्ध में ये जयचंद हार जाता है और उसके बाद में कहते हैं कि इसका एक वंशज था, इसका पुत्र भी बताते हैं, कोई कहते हैं वंशज था जिसका नाम था सेतराम। क्या नाम था? सेतराम, या फिर हमें दूसरा नाम अगर आपको मिल जाएगा तो सेतुराम मिल जाएगा, ठीक है, इसका सेतुराम नाम मिलता है। क्या इसके बताते हैं कि सेतराम के 100 पुत्र थे, है ना। अब देखो भाई साहब ने पूरी की पूरी आईपीएल की टीम पूरी की पूरी अगर खेले ना तो भी उतार रखी है इसने, सेतराम ने। यानी कहते हैं इसके कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे सेतराम के? 100 पुत्र। उन 100 पुत्रों के अंदर से एक पुत्र था जिसका नाम था सिंह। क्या नाम था? सिंह। अब ये सिंह कैसे आया कैसे नहीं आया इसके बारे में अपने बात करेंगे। अभी पहले एक बार समझ लेते हैं कि कर्नल टोड कहता है कि इन शाखा का जो संबंध है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का जो संबंध है वो संबंध कहां से है? वो कनौज शाखा से है। और कनौज शाखा के जयचंद गेडवाल का एक पुत्र है जिसका नाम है सेतराम, और सेतराम के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से एक पुत्र था जिसका नाम था रावसिंह। जो रावसिंह है वो उन्हीं में से कितने नंबर पर है, कैसे है, वो अभी अपने बात करेंगे। इसके बारे में जो कहावत है, क्या है सिंह नाम कैसे पड़ा, वो भी मैं आपको बता दूंगा स्टोरी के अंदर। 2 मिनट टाइम लगेगा उसके अंदर, है ना। अब देखो ये सिंह कहते हैं कि ये सिंह आया था, कहां पर आया था? ये यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों के साथ आया था। किसके साथ आया था? पालीवाल ब्राह्मणों के साथ। ये अपने राजस्थान के अंदर आया था, ब्राह्मणों के साथ। पालीवाल ब्राह्मणों के साथ अपने राजस्थान के अंदर आया था। ये अपना राजस्थान हो गया और यहाँ पर आता है पाली के आसपास, यहाँ पर आता है जो पालीवाल ब्राह्मणों के साथ में राव सिंह को अपने यहाँ पर लेकर आते हैं। अब सिंह को कैसे लेकर आए, क्यों लेकर आए, इसके पीछे भी एक कहावत है। पहली बात हमें ध्यान में होना चाहिए, कर्नल जेम्स टोड वो क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ये जयचंद गेडवाल के क्या है? वंशज है। किसके वंशज है? जयचंद गेडवाल के वंशज है। हाँ सर दिखाई नहीं दे रहा। श्योंगिता की शादी गज्जू चाचा से। अरे छोरा मान जा। हाँ तोड़ में तोड़ कर नहीं गया, है ना, तोड़ नहीं तोड़ कर गया था। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बिल्कुल एकदम सही दिखाई दे रहा है। हाँ रीना समर्थन कर रही है इस बात का, है। हाँ करा दो। हाँ पालीवाल ब्राह्मण बिल्कुल। क्यों सर दिखाई नहीं दे रहा है? शिवांगी चौधरी रो क्या मेरी है? ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो एकदम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, कहीं पर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आज एलईडी सामने से बंद है ना, लेकिन मैं मोबाइल में आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ। एकदम यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं कि भाई दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल एकदम साफ दिखाई दे रहा है, कहीं पर टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो राव सिंह से संबंधित अगर अपनी बात करें यहाँ पर कि राव सिंह किसका वंशज हो गया? राव सिंह है वो जयचंद गेडवाल का वंशज हो गया। अब देखो सीधी सी एक लाइन लिख सकते हैं कि राव सिंह, नीचे लाइन लिखो आप, राव सिंह जयचंद गहडवाल। अब आप समझ गए ना जयचंद गहडवाल कहां से है? कनौज से है। कनौज
यानी जयचंद गहडवाल के वंशज हैं। किसके वंशज है? जयचंद गहडवाल के वंशज है रावसिया साहब। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। ये बात कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है। इस बात का जो समर्थन किया था कि इस कर्नल जेम्स टोड की बात का जो समर्थन करते हैं ना, समर्थन करने वाले इतिहासकार बड़े शानदार हैं। समर्थन करता है, एक तो करता है नैनचंद्र सूरी और एक कहता है सूर्यमल मिश्रण। यानी मेन बात तो सूर्यमल मिश्रण की आपको ध्यान में रखना है। सूर्यमल मिश्रण साहब है राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण साहब, है ना। बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे ये सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर सतीरासों की रचना इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इनकी जो पुस्तक है उनकी पुस्तक का भी नाम साथ में लिख लो। पुस्तक का नाम है वंश भास्कर व सतीरासो। ये पुस्तक किसकी होगी? ये पुस्तक है वो ध्यान में रखना सूर्यमल मिश्रण की होगी। और इस बात का समर्थन यानी टोड ने जो बात की थी उस टोड की बात के ऊपर जिसने मोहर लगाई थी, मोहर लगाने वाला जो व्यक्ति है वो कहता है सूर्यमल मिश्रण है। कौन है? जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा कि हॉर्नली की बात पर जो मोहर लगाई थी वो लगाई थी जीएच ओझा साहब ने। ठीक उसी प्रकार से कि उसने कहा बदायूं शाखा से माना था, चंद्रवंशी कहा था उनको, और इन्होंने कहा कि भाई ये कर्नल जेम्स टोड है वो कनौज की शाखा से आए हैं। और इस बात के ऊपर मोहर लगाने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन हो जाएगा? सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। अब रावसिया के ऊपर बात करते हैं कि रावसिया कैसे है कैसे नहीं है, इसके ऊपर अपने बातचीतें करती हैं। हाँ, जयचंद के वंशज। वेरी गुड भाई, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है तो एक बार सभी साथी शेयर कर दो भाई क्लास को ना। बिल्कुल। अब देखो यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी बात करते हैं सेतराम के पुत्र रावसिया के ऊपर। और ये रावसिया कैसे आया और किसके ऊपर, इसके ऊपर जो चर्चा है वो चर्चा कर लेते हैं। देखो रावसिया से संबंधित अगर अपने बात करें तो यहां पर हो जाएगा अपना राजस्थान। इसको क्या मानना है आपको? राजस्थान मानना है। ये आपका कौन सा स्थान हो गया? ये आपका हो गया राजस्थान हो गया। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट मैप नहीं बनाना, आपने ऐसे ही समझ लेना है। कनौज यहां पर जो स्थान है उस स्थान का नाम है कनौज। और कनौज के अंदर मैंने वंशज बताया, कौन सा वंशज है? गहडवाल। और गहडवाल वंशज बताया। गहडवाल वंशज में सबसे पहले मैंने किसको बताया? जयचंद को बताया। किसको बताया भाई? जयचंद को। और जयचंद तो 1194 के अंदर इसके साथ में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध। और चंदावर के युद्ध के अंदर हार जाता है। किन किन के बीच में होता है चंदावर का युद्ध? गौरी व जयचंद के बीच में होता है। गौरी वर्षद जयचंद के बीच में होता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में ध्यान होना चाहिए, जयचंद के बीच में हुआ, ये हार गया। इसके पुत्र थे, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था सेतराम। क्या नाम था? इसके पुत्र का नाम है सेतराम या फिर सेतुराम। कहते हैं कि सेतराम के कितने पुत्र थे? सेतराम के 100 पुत्र थे। यानी इसके वंशज की अगर अपने बात करें, इसके वंशज तो इसके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। और रावसिया है वो रावसिया, इसमें से एक पुत्र और था जिसका नाम था रावसिया। यानी इसी का एक पुत्र था जिसका नाम था रावसिया। और रावसिया की बारी आती 51वें नंबर पर। कौन से नंबर पर बारी आती थी रावसिया की? 51वें नंबर। अब रावसिया के बारे में क्या होता है कि 49 सिंह बड़ो सिंह बड़ा 50। क्या है कि 49 सिंह बड़ो 49 सिंह बड़ो सिंह बड़ा 50। सिंह बड़ा 50। यानी कि अगर अपने बात करें यहां पर है कि भाई 49 सिंह बड़ो, यानी कि 49 तो कौन बड़ो है? सिंह बड़ो है। और सिंह बड़ा 50 और सिंह से बड़े कितने हैं? 50 है। ये बात यहां पर आती है, ध्यान में होनी चाहिए आपके। अब क्या है इसके बारे में कहावत क्या है कि सिंह इसका नाम क्यों पड़ा? पहली बात, सिंह इसका नाम इसलिए पड़ गया कि बचपन में ये शेरों के साथ खेला करता था। बचपन में किसके साथ खेला? शेरों के साथ खेला। अब ये कहानी है इसके बारे में, है ना। बचपन में किसके साथ खेला? शेरों के साथ खेला था। बचपन में शेरों के साथ खेला, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? सिंह पड़ जाता है। अब सर राजा का पुत्र शेरों के साथ में कैसे खेलेगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। कहते हैं कि भाई एक बार क्या हुआ था, जब इसका सेतराम के जो पुत्र हुआ था रावसिया जब पुत्र हुआ तो वहां पर पंडित जी ने इसके बारे में कहा था कि रावसिया का भविष्य है, यानी जो भी रावसिया के बारे में जो जानने की कोशिश करेगा या फिर इसे रावसिया, क्योंकि लगभग पंडित तो क्या कहेंगे कि यही कहेंगे कि भविष्य बच्चे का तो अच्छा ही होता है। लेकिन यहाँ पर रावसिया के बारे में उसने कह दिया था कि भाई ये है वो भी आपके राजवंश के लिए गलत है, इस प्रकार से कहा। तो कहते हैं कि सेतराम ने इसको मारने का आदेश दिया था और जंगलों में डालकर आ गए थे इनको। तो जंगलों में जिस गुफा के अंदर डालकर आए थे वो शेर की गुफा थी, शेरनी की गुफा थी। उस गुफा के अंदर इसको डालकर आ जाते हैं। जब इसको उस गुफा के अंदर डालकर आए थे, कहते हैं कि उसी दिन कोई शेरनी ने अपने एक शावक को जन्म दिया था। और
उसी दिन यानी एक दिन का 2 दिन का बच्चा था ये, तो उसी दिन कहते हैं कि उसको उस गुफा में डालकर आए थे। तो शेरनी को ऐसे लगा कि उसके 2 पुत्र हुए होंगे, 2 बच्चे हुए होंगे, 2 शावक हुए होंगे, और सिंह कहते हैं कि वो उन्हीं शेरों के साथ में खेलकर बड़ा हुआ था। कनौज के एक बार यानी यहाँ पर रहा करते थे पालीवाल ब्राह्मण, और पालीवाल ब्राह्मण वैसे तो आपको 2 प्रश्न आ सकते हैं उस समय अगर अपनी बात करें पालीवाल ब्राह्मणों की, तो पालीवाल ब्राह्मण है वो व्यापार किया करते थे, व्यापार के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उसके अलावा ये जाति है वो जाति ध्यान में रखना राजस्थान में खड़ीन कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी कृषि के लिए? खड़ीन कृषि के लिए प्रसिद्ध है, खड़ीन कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात ध्यान में होनी चाहिए। देखो क्योंकि खड़ीन कृषि का संबंध कौन सी राज्य से है, एक बार शायद एसएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो खड़ीन कृषि का संबंध है वो राजस्थान राज्य से, और खड़ीन कृषि कौन से जिले में की जाती है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए जैसलमेर के अंदर होनी चाहिए, जैसलमेर के अंदर की जाती है। उसके अलावा खड़ीन एक परंपरागत जल संरक्षण की एक विधि भी है, उसको भी खड़ीन कहा जाता है। और सर्वाधिक जो खड़ीन है वर्तमान में 500 के लगभग खड़ीन, 500 से ज्यादा ही मिल जाएंगे आपको जैसलमेर साइड के अंदर खड़ीन से संबंधित, ध्यान में रखना। तो ये खड़ीन कृषि कौन सी जाति करती है? पालीवाल ब्राह्मण किया करते थे। लेकिन उस वक्त कहते हैं कि व्यापार के उद्देश्य से कनौज की ओर आगे गए हुए थे, यानी व्यापार के उद्देश्य से यहाँ इधर गए हुए थे। तो रास्ते में ये इसको देखते हैं सिंह को, और सिंह है वो कहते हैं कि जंगलों के अंदर खेल रहा था। तो व्यापारियों ने इसको देखा और देखकर वहां से उस राजा से संबंधित बातचीत है। हाँ सर कर्ण अर्जुन सीरीज नहीं लाओगे क्या? बिल्कुल भाई, कर्ण अर्जुन सीरीज 2 या 3 दिन में अभी आपकी शुरुआत कर दी जाएगी, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की आपको जरूरत है ही नहीं, है ना। हाँ शेरों के साथ में खेलने के कारण बिल्कुल खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों के लिए। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो व्यापार के उद्देश्य से गए हुए थे, बाद में कहते हैं कि इस सिंह को शेरों के साथ खेलने के कारण इसका नाम राव सिंह रखा गया था। बाद में यहाँ पर बार बार में क्या हो रहे हैं, राजस्थान में तुर्क आक्रमण हो रहे हैं, बार बार में तुर्क आक्रमण हो रहे हैं। तो ये पालीवाल ब्राह्मण इस क्षेत्राम से मिले और कहा कि बोले कि भाई हमारे एरिया के अंदर बार बार में तुर्क आक्रमण हो रहे हैं और हमारी साइड में कोई एक मजबूत योद्धा चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि राव सिंह को ये लेकर आए थे, और राव सिंह को कहां लेकर आए थे? यहाँ पर लेकर आए थे, यानी पालीवाल ब्राह्मण यानी पाली के अंदर इसको लेकर आ जाते हैं। और यहीं पर ये लगभग कहते हैं कि 1237 ईस्वी के आसपास यहाँ पर आ जाता है। कई जगह 73 मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 1237 ईस्वी के पास कौन आ जाता है? यहाँ पर 1237 ईस्वी के पास आपका सिंह साहब है। सिंह साहब राजस्थान के अंदर क्या डाल देते हैं? नींव डाल देते हैं। ठीक है, अब बात ध्यान में होनी चाहिए थोड़ी सी कि इसके बारे में कोई ज्यादा वो मोटी चोटी कहानी वाली कोई बात है नहीं। अब इसका प्रमाण कहां से मिलता है ये बात देखनी है ना। सर कॉलेज जाना है तो जाओ भी शक्ति सिंह राठौड़, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं आपको कि कॉलेज नहीं जाना है ना। अब देखो, अब अपनी बात, पहली बार ब्राह्मणों ने जैसलमेर में खड़ीन पद्धति, पता नहीं क्या लिख रखे हो। हाँ पालीवाल ब्राह्मण है वो खड़ीन कृषि के लिए जाने जाते हैं, ये बात ध्यान में होनी चाहिए आपके। उसके अलावा यहाँ पर कहते हैं कि जब इसको यहाँ पर लेकर आ गए थे, अब कहते हैं 160 घुड़सवारों के साथ में आया था। कितने घुड़सवारों के साथ में आया था? 160 घुड़सवारों के साथ में आया था। 160 है घुड़सवारों के साथ में आया। 160 घुड़सवारों के साथ में आया था। कौन आया था? तो ध्यान में होने चाहिए, तो ये आया था आपका राव सिंह साहब। अब सिंह से संबंधित यानी इस बात का हमें पता कहां पर चलता है कि सिंह भी शेरों के साथ खेला होगा या फिर कुछ और, ये बात है वो कहां पर पता चलती है हमें, ये भी हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। तो ध्यान में होना चाहिए कि अगर अपनी बात करें भी, देखो मेहरानगढ़ दुर्ग आपने देखा भी होगा, वरना यहां पर जो भी व्यक्ति जोधपुर से जो क्लास देख रहे हैं तो उन्होंने मेहरानगढ़ जरूर देखा है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आज भी एक तस्वीर लगी हुई है, एक तस्वीर लगी हुई है। उस तस्वीर के अंदर जंगल दिखा रखा है। क्या है? जंगल। और जंगल के अंदर एक मानव है वो किसके साथ खेल रहा है? एक मानव है वो शेरों के साथ खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है? शेरों के साथ खेल रहा है। कल वाली स्लाइड में वो फोटो मैं आपके सामने दिखाऊंगा जरूर यहीं पर। तो वो मानव है वो किसके साथ खेल रहा है? शेरों के साथ खेल रहा है। अब थोड़ा सा संबंध यहां से अलग आता है। फिर आप सोचोगे कि सर ये आपने कहां से जानकारी प्राप्त की, कैसे प्राप्त की? देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो जंगल है, एक तस्वीर लगी हुई है जिसके अंदर एक जंगल है। जंगल के अंदर शेरों के साथ में एक मानव खेल रहा है। शेरों के साथ में कौन खेल रहा है? एक मानव खेल रहा है। ये बात, उस बात से हमें अंदाजा लगाया जाता है कि राव सिंह है वो बचपन में किसके साथ खेले थे? शेरों के साथ खेले थे। और शेरों के साथ खेलने के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है? राव सिंह पड़ जाता है। अब ये तो ठीक है। अब देखो इसी के ऊपर यानी इस दुर्ग के अंदर कहते हैं कि एक बार रुडयार्ड किपलिंग आए थे, और किपलिंग इस दुर्ग के अंदर उस फोटो को देखकर कहते हैं कि उसी फोटो को देखकर शायद उन्होंने वो किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था जंगल बुक, है ना। जो आज वाला जो नाटक देखते हो ना, मोगली वाला, है ना, जो भी मोगली वो जो टीवी के अंदर आता है ना, शेरों के साथ में एक वो कौन सा बच्चा कहते हैं, मानवीय बच्चा है या मनुष्य बच्चा, इस प्रकार से है ना वो मोगली वाला, वो गणेश जी जैसा सा है ना।
तो वही जो है वो राउसिया से संबंधित उसको दर्शा रखा है, शायद तक उसको दर्शा रखा है, क्योंकि वही तस्वीर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर लगी हुई है। उस जंगल बुक जो पुस्तक है वो पुस्तक है रुडयार्ड किपलिंग की, और रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि इस दुर्ग के अंदर रह कर गया था कुछ दिन। ये भी बात ध्यान में होनी चाहिए। इसलिए हमें इस बात का पता चलता है कि राव सिंह है वो सिंह वास्तव में इस शेरों के साथ है, खेलता रहा होगा बचपन के अंदर, शायद उसके बाद में ये यहाँ पर आता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, राव सिंह पड़ता है। समझ में आ गई होगी अच्छे से बात। अब राव सिंह से संबंधित अपने बातें करेंगे, उसके आगे अपने बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ तक आपकी बातें हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होती है कि राव सिंह है वो किस प्रकार से आए थे और कैसे आए थे, है ना। बिल्कुल मोगली, बिल्कुल भाई मोगली, हाँ वो मोगली है ना, वो मोगली जो आप देखते हो है ना, वो राव सिंह ही है। बचपन में इन्हीं के साथ में खेला था वो, बगीरा, बल्लू, मोगली है, शेर खान, तबाकी, यानी मतलब लड़कियां छोड़े ही कौन, किसी भी नाटक हुए थे, जोधा अकबर हो चाहे कौन सा और हो, लेकिन छोड़ते ही नहीं है ना। हाँ रुखसार आप कहाँ से हो, अल्लाह बता, मम्मी को राफेल बिन पूछ रही है आप कहाँ से हो, ब्लॉक मारो रहे। हाँ थैंक यू सर, शक्ति सिंह राठौर, ठीक है भाई। अब देखो आगे अपने अब लिखते हैं। अब ये तो रावसिया से संबंधित होगी, और रावसिया यहाँ पर 1237 ईस्वी के आसपास इन पालीवाल ब्राह्मणों के साथ में आता है, 160 घुड़सवारों के साथ में आया था, और यहाँ पर आकर अपने मारवाड़ के अंदर यानी एक प्रकार से शुरुआत में पाली के अंदर अपने राठौड़ राजवंश की क्या डाल देता है, नींव डाल देता है। कहते हैं पहली राजधानी है वो इसकी पाली है, दूसरी वो राजधानी कहते हैं कि खेड़ा को बनाया गया था। पहली राजधानी आपको ध्यान में होना चाहिए पाली है, इसकी राजधानी है वो पाली को ही बनाता है। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो उससे पहले अपने थोड़ी सी बात करते हैं कि अपने पढ़ेंगे, क्योंकि मारवाड़ का राठौड़ राजवंश किससे संबंधित होगा, जोधपुर से संबंधित होगा कि नहीं होगा। तो मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। अब मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में सबसे पहले जैसे इसके अंदर इस राजवंश में कौन सा शहर बसाया जाएगा, इस राजवंश के अंदर जो शहर बसाया जाएगा, मैं क्लास लगा रखी हूं पलाई, हाँ यानी जोधपुर यानी मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश शुरुआत के अंदर देखो ये जोधपुर के अंदर अपने पढ़ेंगे, है ना, कि जोधपुर के अंदर जो नींव रखी जाती है वो किस प्रकार से है ना, क्लास में गुरुदेव। अब देखो यहाँ पर मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की बात करें तो शुरुआत में इस बात का हमें पता होना चाहिए, जैसे कोई भी राजवंश अपने पढ़ते हैं उस राजवंश के अंदर शुरुआत में अभी उस राजवंश की नींव डाल दी है। नींव तो यहाँ पर किसने डाल दी, हमने पढ़ लिया, रावसिया जी ने डाल दी है। उसके अलावा अभी इस राजवंश के अंदर जैसे जोधपुर शहर बसाया जाएगा, प्रत्येक राजवंश की अलग अलग बात होगी ना। गज्जू चाचा पूरी नागमणि ही लेके जाएंगे क्या, अरे नागमणि कौन लेके जाओ, है ना। अब देखो सब देखते हैं परियां परियां, बिल्कुल हाँ। अब देखो यहां से जैसे कोई भी राजवंश होगा उस राजवंश के अंदर एक बड़ा शहर बसाया जाएगा। जैसे अपने मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में उदयपुर होगा कि नहीं होगा। मारवाड़ के अंदर जैसे चाहे वो बीकानेर का राठौड़ राजवंश की बात करेंगे तो वहां पर बीकानेर शहर बसाया जाएगा। मारवाड़ वाले में जोधपुर राव जोधा साहब बसाएंगे कि नहीं बसाएंगे। किसी भी राजवंश की बात कर लेना, सांबर के चौहान अपने पढ़ते हैं तो अजय राज वहां पर एक अजमेर शहर को बसाते हैं कि नहीं बसाते। और उसके अलावा जैसे जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर में स्वाई जय सिंह कौन से शहर को बसाते हैं, बड़े शहर का बसाते हैं जिसका नाम है जयपुर, है ना, 1727 में। अब यहां से एक पर्सन ये आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि जोधपुर की स्थापना कौन से स्थान से की गई थी। अब मेरा पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि राव जोधा ने, यानी जोधपुर शहर की स्थापना, जोधपुर शहर की स्थापना, शहर की स्थापना, जोधपुर शहर की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए ये तो आप बता दोगे 1459 में किसने की, राव जोधा ने की थी। किसने की थी, राव जोधा ने की थी। बिल्कुल सर हमें पता है इस बात का कि राव जोधा ने 1459 ईस्वी के अंदर कौन से शहर की स्थापना की थी, जोधपुर शहर की स्थापना की थी। अब जोधपुर शहर की स्थापना करके इसको अपनी राजधानी भी बना लेगा वो तो ठीक है, लेकिन आपसे वो पूछेगा कि कौन से स्थान से इसकी शुरुआत की, यानी जो स्थापना है वो कौन से स्थान से की थी। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने एक प्रश्न ये आता है
कि भी जैसे बीकानेर की, क्योंकि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश 3 जगह है ना, राठौड़ राजवंश नहीं सॉरी राठौड़ राजवंश है वो राजस्थान में 3 रियासतों के अंदर थे। कौन कौन सी में? एक तो हो गया आपका मारवाड़ हो गया, और उसके अलावा बीकानेर हो गया, उसके अलावा किशनगढ़ हो गया, किशनगढ़ अजमेर वाली रियासत है ना। यह 3 जगह पर राठौड़ राजवंशों ने क्या किया था? राज किया था। एक पहला प्रश्न ये हुआ कि जोधपुर शहर की जो स्थापना है, वो जोधपुर शहर की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राव जोधा के द्वारा। स्थान मैंने आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स के अंदर आपको सब स्थान बताना है कि भाई कौन से स्थान से की गई थी, है ना। हाँ, अभी परातों को ब्लॉक कर दिया गया, अभी तो ये जरिए बिल्कुल चिड़िया टुक नामक पहाड़ी से जोधपुर वैसा नहीं भाई, है ना। हाँ, मेरा जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर दो ना आप। मारवाड़ को प्राचीन काल में मरुवार, मरुथान, मरुस्थल, मरु प्रदेश, धनो प्रदेश, नवस्त्र, बिल्कुल ये कहा जाता था। लेकिन पहला प्रश्न मेरा आपके सामने ये आया कि जोधपुर की स्थापना कौन से स्थान से की जाती है। हाँ, अब उसके अलावा देखो ये तो ठीक है, बीकानेर की स्थापना, बीकानेर पहले तो आपसे प्रश्न पूछेगा बीकानेर राज्य की स्थापना, बीकानेर राज्य की स्थापना है वो राज्य की स्थापना कब की जाती है? तो आप कहोगे 1465 ईस्वी के अंदर की जाती है। कब की जाती है? 1465 ईस्वी के अंदर की जाती है। उसके अलावा राव बिक्का के द्वारा, राव बिक्का द्वारा की जाती है। अब ये भी आपसे प्रश्न पता होना चाहिए कि कौन से स्थान से की जाती है ना, कौन से स्थान से इस शहर की स्थापना की जाती है। लेकिन ये तो बीकानेर राज्य की है, लेकिन बीकानेर शहर की नींव, बीकानेर शहर की नींव आखा तीज के दिन 1488 ईस्वी के अंदर कौन रखते हैं? राव बिक्का रखते हैं। और बिक्का ने कौन से स्थान से की थी? ये मेरा आपसे फिर प्रश्न रहेगा। आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं ना कि भाई जोधपुर शहर की स्थापना कौन से स्थान से मानी जाती है, बीकानेर राज्य की स्थापना कौन से स्थान से मानी जाती है, और बीकानेर शहर की जो नींव रखी थी वो 1488 में, यानी शहर को बसाया था राव बिक्का ने, कौन से स्थान से बसाया था? ये मेरा आपसे प्रश्न है ना। बिल्कुल 1465 तो ठीक है, सभी के राइट आ रही है ना। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। मंडोर, कोई मंडोर बता रहा है ना। बस यही बात, मैं तो जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, चिड़िया टुक पहाड़ी नहीं है भाई ना। गुड मॉर्निंग। देखो किसी का उत्तर नहीं आ रहा है भाई ना। हाँ, लिखमा राम का भाई एक प्रश्न आया, उन्होंने तो बताया है रात्रि घाटी, वो तो बीकानेर का बताया आपने ना। जांगल प्रदेश आखा थी 1488 करनी माता, ठीक है, ये तो सबके पास जानकारी है। मैंने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप, है ना। देखो अगर अपने बात करें जोधपुर शहर की स्थापना है तो ध्यान में रखना राव जोधा ने पंचेतिया नामक पहाड़ी से की थी। पंचेतिया कौन सी पहाड़ी से की थी? पंचेतिया पहाड़ी से। कहां से की थी? पंचेतिया पहाड़ी से की थी। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने कौन सी पहाड़ी से की थी? पंचेतिया पहाड़ी से की थी, ठीक है, ये बात ध्यान में होगी आपके। और बीकानेर राज्य की स्थापना है वो 1465 ईस्वी में राव बिक्का के द्वारा कोडमदेसर नामक स्थान से की थी। कौन से स्थान से? कोडमदेसर नामक स्थान पर, कोडमदेसर नामक स्थान से इसकी क्या की थी? बीकानेर राज्य की नींव डाली गई थी। लेकिन बीकानेर शहर की अगर आपसे पूछ ली जाए कि बीकानेर शहर की जो नींव डाली गई थी वो रात्रि घाटी नामक स्थान से डाली गई थी। रात्रि घाटी नामक स्थान पर इसकी क्या डाली गई थी? नींव डाली गई थी। रात्रि घाटी नामक स्थान पर क्या डाली गई थी? नींव डाली गई थी। किसकी भाई? बीकानेर शहर की नींव। ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, ये आपके बात ध्यान में होनी चाहिए, जो आपको नहीं ध्यान में है ना। अभी कमेंट कोई नहीं कर रहा है, अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं पंचेतिया, कोडमदेसर, रात्रि घाटी, अब तो कर ही रहे हो, है ना। अब देखो एक राजवंश और है राजस्थान के अंदर जहां पर किशनगढ़, कहां पर है? किशनगढ़ में भी कौन थे? किशनगढ़ में भी राठौड़ राजवंश था। किशनगढ़ में भी कौन सा राजवंश है? राठौड़ राजवंश है। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे जिसका नाम था किशन सिंह, और किशन सिंह ने यहां पर किशनगढ़ के अंदर क्या डाली थी? नींव डाली थी। ये भी बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। और किशन सिंह द्वारा यहां पर नींव डाली गई थी। किशन सिंह द्वारा नींव, किशन सिंह के द्वारा क्या डाली गई थी? नींव डाली गई थी 1609 ईस्वी में। कब डाली गई थी? 1609 ईस्वी में। किशनगढ़, और किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। यहां पर भी कौन सा राजवंश था? राठौड़ राजवंश था। अब हमें पता चला कि राठौड़ राजवंश राजस्थान की 3 रियासतों में था। तो सर अमर सिंह राठौड़ का संबंध भी नागौर से था। तो नागौर मेरे प्यारे प्यारे साथियों, नागौर रियासत नहीं है, नागौर परगना था, है ना। नागौर क्या है? परगना है। ये भी बात ध्यान में होनी चाहिए। आपके दिमाग में कहीं ऐसे चल रहा हो कि नागौर तो अमर सिंह राठौड़ को दिया गया था सांझा के द्वारा, दिया जरूर गया था, लेकिन नागौर क्या है? परगना है, न कि क्या है? रियासत है। ये भी बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो किशनगढ़ क्या थी? किशनगढ़ रियासत थी, ये हमें पता है। और मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था जिसका नाम था किशन सिंह, और किशन सिंह ने यहाँ पर राठौड़ राजवंश की नींव डालते हैं। 1609 ईस्वी के अंदर डालते हैं। और कौन से स्थान से डालते हैं? अगर स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्थान हो जाएगा गुंदोलाव नामक स्थान से। कौन से स्थान से? गुंदोलाव नामक स्थान, गुंदोलाव नामक
स्थान पर क्या डालते हैं, स्थान पर नींव डालते हैं, ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। बताओ यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है क्या? अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे चलें। हाँ सर आपने बता दिया इसलिए बता रहे हैं भाई, अच्छी बात है, बता दिया फिर भी बता रहे हो, फिर तो अच्छी बात है ना, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नागौर क्या परगना, बिल्कुल नागौर क्या था, परगना था, न कि रियासत थी, ये ध्यान में होना चाहिए। नागौर परगना था, रियासत नहीं थी। और किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर, तीन जगह क्या था, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश था, सॉरी तीन जगह क्या था, राठौड़ राजवंश। तो राजस्थान की तीन रियासतों में राठौड़ राजवंश रहा था। हाँ गुंदोलाव, बिल्कुल। यहां पर जो नींव डालता है वो किशन सिंह डालता है, और 1609 में, और किशन सिंह मोटा राजा उदय सिंह का क्या है, पुत्र है। हाँ कैसे हो सर जी? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बताओ आप कैसे हो? मस्त हो ना? अब यहां तक आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। उत्पत्ति से संबंधित हमने पढ़ लिया कि उत्पत्ति किस प्रकार से, कहां से आए, राउसिया कहां से आया, कैसे आया, ये हमने पढ़ लिया। अब डायरेक्ट अपने हेडिंग डालो, राउसिया के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन राउसिया से पहले दो बातें और पढ़नी पड़ेगी ना। इस राजवंश की कुलदेवी, कुलदेवी और जो आपके है वो आराध्य देवी, ये दोनों हमें पढ़नी पड़ेगी। तो लिखो हेडिंग डालो कुल देवी। इन मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी है वो कुल देवी कौन सी माता हो जाएगी? तो आप कहोगे नागनेची माता हो जाएगी। कौन सी माता हो जाएगी? नागनेची माता। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी की अगर अपने बात करें तो नागनेची माता हो जाएगी। और आराध्य या फिर इष्ट देवी की अगर अपने बात करें, आराध्य या फिर इष्ट देवी, आराध्य या फिर इष्ट देवी की अगर अपने बात करें तो आराध्य या इष्ट देवी हो जाएगी, वो कौन सी माता हो जाएगी? आराध्य या इष्ट देवी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी कौन सी माता हो जाएगी भाई? ध्यान में रखना, चामुंडा माता हो जाएगी। कौन सी माता हो जाएगी? चामुंडा माता, चामुंडा माता। चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में किसके द्वारा करवाया जाता है? वो राव जोधा के द्वारा करवाया जाता है। नागनेची माता की जो मूर्ति है वो मूर्ति कौन लेकर आया था? राव दुहड़ लेकर आया था। मूर्ति कौन लेकर आया था? राव दुहड़ लेकर आया था, राव दुहड़। और राव दुहड़ कहां से लेकर आया था, ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। राव दुहड़ है वो कर्नाटक से लेकर आया था, कर्नाटक से। कहां से लेकर आया था? कर्नाटक से लेकर आया था, लेकर आया था, जिसका नाम मूल नाम भट्ट था। अब देखो कर्नाटक से लेकर आया था। कहां से लेकर आया था? आप कहोगे कर्नाटक से लेकर आया था। इसकी जो मूर्ति है वो मूर्ति कैसी है? कास्ट की प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? कास्ट की ये प्रतिमा थी। और ये कास्ट की प्रतिमा थी। इसका जो मूल मंदिर था ना, शुरुआत में इसने जो मूल मंदिर, यानी इसका मूल मंदिर जो शुरुआत में जो इसकी नींव रखी जाती है, शुरुआत में इसकी नींव कहां पर रखी जाती है? शुरुआत में इसकी जो नींव रखी जाती है वो नींव रखी जाती है, ध्यान में रखना, वो रखी जाती है नगाना गांव। कौन से गांव? नगाना गांव। और नगाना गांव कहां पर पड़ता है? नगाना गांव पड़ता है बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। यहां पर इसकी शुरुआत में क्या रखी जाती है? नींव रखी जाती है, और राव दुहड़ के द्वारा रखी जाती है। तो इस राजवंश की अगर कुलदेवी की अगर अपनी बात करें तो नागनेची माता हो जाएगी। और नागनेची माता जिसकी मूर्ति को लेकर आया था राव दुहड़, कहां से? कर्नाटक से। कास्ट की प्रतिमा है, मूल मंदिर कहां पर है? नगाना गांव बाड़मेर में। आराध्य देवी या फिर इष्ट देवी की अगर अपनी बात करें तो वो माता हो जाएगी चामुंडा माता। इस दुर्ग का, इस मंदिर का निर्माण, इसे मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण है वो राव जोधा द्वारा करवाया गया, राव जोधा द्वारा करवाया गया। लेकिन कहते हैं कि जब 1857 की, जब राजस्थान के अंदर 1857, भारत के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति के अंदर कहते हैं जैसे एक तो विजय स्तंभ पर बिजली गिरी थी, और उसके अलावा इस चामुंडा माता के मंदिर पर क्या गिरी थी? बिजली गिरी थी। तो जब विजय स्तंभ पर बिजली गिरी थी तो उसका तो पुनः निर्माण करवाएंगे वहां के राजा 1857 की क्रांति के समय थे महाराणा स्वरूप सिंह। तो विजय स्तंभ का पुनः निर्माण तो कराते हैं स्वरूप सिंह। लेकिन चामुंडा माता के मंदिर का यहाँ पर जो राजा थे मारवाड़ में उस वक्त तखत सिंह, 1857 की क्रांति के समय की बात है। तो इस मंदिर का जो पुनः निर्माण यहाँ पर जीर्णोद्धार जो करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? वो करवाएंगे आपके पुनः निर्माण, या फिर अपने कह सकते जीर्णोद्धार जो करवाएंगे वो यहाँ के राजा थे। उस राजा का नाम था राजा राव तखत सिंह। कौन थे? राव तखत सिंह यहाँ के राजा थे, जिन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था। तो आराध्य देवी, कुल देवी, इनमें अंतर क्या होता है? आराध्य देवी तो वो होती है जिसको अपने माता पिता शुरुआत से अपने क्या आ रहे हैं? पूजते हुए आ रहे हैं, दादा दादी सारे पूजते हुए आ रहे हैं। वो तो आपकी कौन सी माता हो जाएगी? वो तो आपकी माता हो जाएगी कुल देवी, ठीक है, यानी जिसको अपने शुरुआत से ही सारे पूज रहे हैं, दादी, परदादी, सरदादी, थे भी पूजन आ रहे हो, मम्मी भी पूजन आ रही है। और इसके अलावा अगर तारी लुगाई भी पूछ सी,
तभी पूछेगी जब बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे, है ना। वरना हार पता नहीं कौन सा हार लेगा आपके। देखो आपको सोचते हो कि मैं उसके गले में क्या डालूंगा, हार डालूंगा, लेकिन ध्यान में होना चाहिए अगर नहीं पढ़ोगे तो ये हार के आगे आप नाम लगा लो बिहार, बी और लगा लो, ये वाला डल जाएगा। वरना पढ़ाई करो, है ना, मुख्य उद्देश्य है यही होना चाहिए। तो ध्यान में रखना आपको कौन सा हार डलवाना है, बढ़िया वाला हार डलवाना है या फिर ये वाला हार डलवाना है ना। शब्द में कोई ज्यादा अंतर है ही नहीं, है ना। बस अब ये ऐसे ही नाम थोड़ी ना रखा है राज्यों का, सोच समझ कर नाम रखा जाता है। तो वही बात है, ध्यान लगाकर मन लगाकर तैयारी करनी है। अभी जो आपकी कमेंट आ रही है ना कि भाई हाँ चाची चाचो है, वो उसके नंबर मांग रहा है, वो उसके नंबर मांग रहा है ना, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ पुलिस के लिए भी बढ़िया क्लास, किसी के लिए लगाओ, जिसके भी लिए लगाओ आपकी इन साहब, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो हर शब्द से भी ध्यान में रख लेना। सर आपकी क्लासेज की प्ले लिस्ट है वो ध्यान में रखना। मेरी सारी क्लासें हैं वो यहाँ पर भी है, और उसके अलावा आंसू जी की ट्रिक पर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी ना। उसके अलावा तैयारी कर लो पर भी आपको आधुनिक लगभग राजस्थान करवा रखा है मैंने, आज से कम 8 महीने पहले मैंने यहाँ पर आधुनिक राजस्थान लगभग करवा रखा था। तैयारी कर लो पर आप सर्च कर लेना या फिर डायरेक्ट नाम लिख लेना गजानन सर हिस्ट्री, आपको सारी क्लासें उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर लगातार ये क्लासें आपके सामने चलती रहेगी, है ना। बिहार यानी बुरा हाल हो जाएगा, ध्यान में होना चाहिए। अब देखो अपने बात कर रहे थे वो कुलदेवी वाली, तो कुलदेवी जिसको पूजते हुए आ रहे हैं, और आराध्य देवी ऐसे मान लो आप इस हार से बचना चाहते हो। कौन सी हार से, इस बी वाले हार से बचना चाहते हो, और आप नौकरी लग गए, और नौकरी लग गई तो आपने कहा कि बोले अगर मैं नौकरी लग गया तो इस माता के या फिर उस देव के स्वामणी कर दूंगा, 76 चढ़ा दूंगा। और उसके बाद में मान लो आपकी तैयारी अच्छी थी, और तैयारी अच्छी होने की वजह से आप लग गए, और लग गए तो आपने कहा मेरे ऊपर तो उस माता की या फिर उस देव की कृपा हुई थी जिसकी वजह से मैं लग गया, और आप उसको पूजने लग गए थे, है ना। वो आपकी कौन सी देवी हो जाएगी, आराध्य देवी या फिर इष्ट देवी हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान में रखनी चाहिए, होनी चाहिए ये बात। तो कुल देवी नागनेची माता हो जाएगी, आराध्य देवी है वो कौन सी माता हो जाएगी, चामुंडा माता हो जाएगी। और इस मंदिर के निर्माण से संबंधित ये सारी बातें आपके सामने उपलब्ध हो गई है। अब देखो यहीं पर एक बात और ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर नोट लगाकर और लिखना है आपको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी, तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की साथियों कुल देवी है, वो कुल देवी अपनी कौन सी माता हो जाएगी, नागनेची माता है। कौन सी माता है, नागनेची माता है। लेकिन यहाँ पर आराध्य देवी थोड़ी चेंज हो जाएगी। बीकानेर की जो आराध्य देवी इष्ट देवी है ना, आराध्य देवी चेंज है। चेंज क्यों है, क्योंकि माता करणी ने क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। बीका को आशीर्वाद दिया कि तेरा राज्य है वो जोधा से भी सोया होगा। तो माता करणी यानी यहाँ की जो कौन सी देवी, आराध्य देवी हो जाएगी बीकानेर के राठौड़ राजवंश की, वो करणी माता है। कुलदेवी की अगर अपने बात करें तो कुलदेवी तो नागनेची माता रहेगी, ठीक है ना। ध्यान में होनी चाहिए ये बात भी। थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, कहीं आप ऐसे सोच लो कि मारवाड़ के अंदर चामुंडा माता है तो यहाँ पर भी हो, बीकानेर के अंदर मंदिर भी है, कौन सी माता का, इस माता का मंदिर भी है। इस माता का क्या है, मंदिर भी है, नागनेची माता का मंदिर स्थित है बीकानेर के अंदर, ठीक है। वो मेहरानगढ़ दुर्ग के पास नहीं है, थोड़ी सी दूरी पर है, 1-2 किलोमीटर दूरी पर है नागनेची माता का बड़ा सा ही मंदिर है। और आराध्य देवी कौन सी माता हो जाएगी, करणी माता हो जाएगी। ये दोनों बातें हैं वो आपके ध्यान में और होनी चाहिए। उसके अलावा अब देखो हमने क्या पढ़ा इस राजवंश से संबंधित, हमने इस राजवंश की हमने उत्पत्ति पढ़ ली, कि उत्पत्ति पढ़ ली हमने कि ये राजवंश कहां से आया, इसके बारे में कथन कौन कौन से हमें थोड़े से ध्यान में रखने थे वो हमने पढ़ लिया। वैसे तो आपको अलग से टॉपिक एक करवाऊंगा मैं, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत यानी कौन कौन सा इतिहासकार कौन सा सिद्धांत देता है, ये मैं टॉपिक करवा दूंगा आपको। लेकिन कथन हमने पढ़ लिया कि उत्पत्ति से संबंधित कौन से इतिहासकार ने क्या कहा। उसके बाद इसकी नींव किसने रखी थी ये हमने पढ़ ली। उसके अलावा इनकी कुलदेवी पढ़ ली, और हमने ये भी पढ़ लिया कि इस राजवंश का जो संस्थापक था वो संस्थापक कहां से आया, और संस्थापक था राव सिंह। ये हमने सारी बातें पढ़ ली। अब अपने आगे पढ़ते हैं ना। आगे पढ़ने से पहले आप सभी के कमेंट देख लेता हूं, क्योंकि राजा मैं सोच रहा हूं कि कल शुरू कर दूं ना। करणी माता वर्ष में 2 बार, काबा वाली माँ, बिल्कुल हाँ सर, सिलेबस चेंज हो गया है ना, थोड़ा बहुत हुआ है। करणी माता के मेला वर्ष में 2 बार, हाँ 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। कड़ा चलावा, कड़ा चढ़ावा आलिया भट्ट तू, अरे नाम देखो तो नाम किसा रख रखा है, आलिया भट्ट है ना। सर बिहार में खुद पटना वाले का, ठीक है बिल्कुल आप सभी, हाँ तुम देखो ये तक लाग रही ने बात करने फिर तो ओढ़मो देव का मतलब गुरु जी का है।
इतनी गजब की बेइज्जती ना करी करो ना। बीएसटीसी की क्लास कब आएगी? बीएसटीसी की क्लास रहेगी, लगातार रह जाएगी, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बीएसटीसी का भी सिलेबस करवाया जाएगा, जैसा हमने कहा आपसे वादा किया ना सर ने, विजयपाल जी सर ने, तो आपका वादा कभी नहीं तोड़ेंगे ना, ये हमें और हमारी टीम को पूर्णतः विश्वास है। करनी माता के मंदिर का निर्माण करण सिंह ने करवाया था या गंगा सिंह ने? गंगा सिंह ने करवाया था। आधुनिक मंदिर का निर्माण की बात करें तो गंगा सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना। रणवीर ले गया आलिया को, तो और थे ले आ रहे आगे। हाँ? तो आज के लिए भी इतना ही, क्योंकि लगातार ये अपनी 7 बजे से लेकर लगातार 10 बजे तक ये क्लास रहती है। तो हमने इस क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा? हमने शुरुआत में शायद आपने सुबह कंप्यूटर पढ़ा था, कंप्यूटर के बाद में हिंदी पढ़ लिया आपने, हिंदी के बाद में आपने मैथ भी पढ़ लिया, और मैथ के बाद में जो राजस्थान जीके था, हिस्ट्री थी, वो भी आपने पढ़ी। तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लगातार ये 7 बजे से लेकर सुबह 7 से लेकर 10 AM तक ये लगातार और रोजाना यानी डेली क्या रहने वाली है? क्लास रहने वाली है। मेरी भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, और तब तक के लिए उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आपकी क्लास है कि नहीं है उसके ऊपर अपने अभी चर्चा करवा देता हूं, मैं बात कर लेता हूं कि कहीं आपकी क्लास और मैं इस क्लास को स्ट्रीम को बंद करवा दूं। हो सकता है खान सर की क्लास हो जाए आपकी। एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि भाई क्लास आगे है कि नहीं है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, 10 बजे तक आपकी क्लास रहेगी, और मिलेंगे नए एपिसोड में नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।